शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सैलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहां मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 औरतें बैठी थी जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसों को संभालता है और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए जहां हम बैठे हुए थे। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और वजन करीब 90 किलो होगा। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं पहले आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ।
मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे का 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और सब्र वाली औरत थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डब्बों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरमार्केट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और ना ही हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में भी 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूं। पर 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और चिढ़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने गुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था।
यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, ये मानते थे कि अमीर डैडी चाइल्ड लेबर कानून को तोड़ रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही सैलरी मांगू, हर घंटे के कम से कम 25 सेंट। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों औरतों के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों औरतें उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट के बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना?